और उसी आधार पर वो नारा लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े हो गया माफिया का नाम जिस बंदे मातरम की लाइन से इस देश के नौजवानों की बाहें की जाती, इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम इतना लाचार था, इस देश के संसाधन की पहला अधिकार मुसलमानों का। मैं तो एक छोटा सा पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता कि राष्ट्रीय यहाँ की जनता ने अपना घर दे दिया और सब लोगों को सेवा किया। लोग अगर जागरूक नहीं होते हैं तो फिर चुनाव फैलाते, यदि लोग अगर जागरूक होंगे तय समय पर तय स्थान पर देश का एक ऐसा शहर जिसका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक महत्व है। एक ऐसा शहर जिसने देश को साहित्यकार दिए, लेखक दिए, आलोचक दिए और राजनेता दिए। एक ऐसा शहर जो गंगा के तट पर बसा है, संगम के तट पर बसा है। जिस शहर में क्रांति की लौ उठी जब चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज की गोली खाने की जगह अपनी गोली से भी आत्महत्या कर। ऐसे ही शहर के महापौर जिनकी राजनीतिक यात्रा, जिनका राजनीतिक करियर 3.5 दशक से ज्यादा समय का है, जिन्होंने संगठन से जुड़कर बेहद जमीनी तौर पर संगठन की दरी भी बिछाई, लेकिन आज एक शहर के मुखिया के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिन्होंने गृह कर वृद्धि के विरोध में प्रशासन का सामना भी किया और तमाम जनहितैषी योजनाओं के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष किया। ऐसा ही महापौर श्री गणेश चंद्र केसरवानी जी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सर, मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही है, अगर मेरी जानकारी सही है तो 1987 में आप संगठन से जुड़े और लगभग 3.5 दशक से ज्यादा का आपका करियर रहा। वार्ड अध्यक्ष रहे, बूथ अध्यक्ष रहे, फिर पार्षद और महापौर। तो इतने ये राजनीतिक यात्रा शुरू कहाँ से हुई, कैसे संगठन से जुड़ना है, कैसे ये यात्रा? याद है 1987 में यहाँ कांग्रेसियों का गढ़ था और अपना ये जहाँ मेरा घर है वहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त का ध्वजारोहण कार्यक्रम कांग्रेसी घर पर हुआ। मुझे लगा कि अगर सार्वजनिक स्थान पर यह कार्यक्रम होगा इसमें समाज के सभी लोग सहभाग करेंगे और देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध करके और उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की अलग जागृति। मैंने 87 में सार्वजनिक स्थान पर 15 अगस्त 1987 को ध्वजारोहण का कार्यक्रम अपने नौजवानों के साथ किया। उसमें भी मुझको विरोध झेलना हुआ। उन कांग्रेसियों ने कहा कि आप यहाँ पर ध्वजारोहण नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, इनसे विवाद हुआ, लेकिन फिर आप मोहल्ले के नौजवानों के साथ वहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया और वहीं से फिर सामाजिक गतिविधियों में चाह बढ़ी, लोगों का समर्थन भी जुटा और बहुत सारे ऐसे नौजवान और ऐसे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मिला जो चाहते थे कि समाज के सभी विचार के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक अच्छी टीम खड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के रूप में, वार्ड अध्यक्ष के रूप में, मंडल का अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल संयोजक के रूप में राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ी। संगठन में काम करते करते महानगर का मंत्री भी रहा, महानगर का महामंत्री भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, फिर क्षेत्रीय संयोजक रहा, स्थानीय विधायक पोस्ट का, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी भाजपा का रहा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, बीच में पार्षद भी बना। तो संगठन के साथ साथ समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का संघर्ष भी करता रहा। तो संगठनात्मक रूप से भी और जन समस्याओं के समाधान के रूप में भी ये दोनों काम करने का अवसर मिला। और आज इसी बीच रामजन्मभूमि आंदोलन भी रहा 89 में, उसमें भी हम सब लोगों ने नौजवानों के साथ भाग किया। 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई
उसमें भी एक यूथ के रूप में हम सब लोग समाज के नौजवानों को जागरूक करने का काम किया, घर में झंडा लगाना, पताका लगाना, प्रभात फेरी निकालना, इस तरीके से कुछ राजनीतिक आंदोलन में भी हम लोगों ने जुड़ा। तो मिला करके मनमानस बना कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर के काम कर रही है वो केवल एक राजनीतिक दल का विचार नहीं है, तो संपूर्ण भारत का विचार है। अगर भारत के विचार के बारे में अगर जानकारी करनी है तो जो इस देश का जो एक संस्कृति है, परंपरा है, मान्यता है, वही भारत का विचार है। और उस विचार को कोई आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। इस देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से एक अटूट रिश्ता बना और हम सब लोग कार्यकर्ता काम करते करते आज पार्टी ने प्रयागराज महानगर की जनता की सेवा करने का अवसर महापौर के रूप में दिया। प्रयाग की जनता ने अपना सेवा किया और आपके सामने सेवा कर। तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, नाम की एक चर्चा हो रही है। तो उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मैं तो एक छोटा सा पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता था। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के विषय में भी काफी चर्चा होती है कि जब प्रदेश गुजरात की कार्य समिति की बैठक होती है तो बाहर रहते इस तरह के कार्यकर्ता थे। आपका भी सर राजनीतिक करियर बतौर बहुत जमीनी कार्यकर्ता शुरू हुआ और फिर जब आप आज इस पद पर हैं तो एक ऐसा मैसेज जाता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है। तो भाजपा की सर इस स्टैंड पर आप क्या विचार रखते हैं? ये बात सिद्ध है, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित राजनीति, विचारवान कार्यकर्ताओं के द्वारा इस दल को चलाया जाता है और एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होता है, काम करते 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 तो सर्वोच्च पदों पर पहुंचता है। मोदी जी भी हैं, हमारे सत्य अटल जी भी हैं, गांधी जी भी हैं, अटल जोशी जी भी है, सुंदर सिंह मेघवानी जी भी है, जितने भी ऐसे वरिष्ठ नेताओं को आप देखेंगे, उनका जीवन देखेंगे तो सब नेता एक समय कोई दलित बिछा रहा है, कोई झंडा लगा रहा है, कोई रिक्शे पर लाउड स्पीकर बांध करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहा है, समाज के बीच में एक व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो कि झोपड़ियों में काम कर रहे थे, गरीब बस्तियों में काम कर रहे थे, सेवा करने काम करते करते वो आज राष्ट्रीय स्तर तक के नेता बने और देश का नेतृत्व करे। ये किसी दूसरे राजनीतिक दल के पास नहीं है। अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि वहां मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी में भी यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी समय समय पर कुछ एकाध वर्गों को बनाती तो जरूर है, लेकिन कमांड पूरा उनका रहता है और कोई लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में भी मायावती भी उनके भतीजे आने, जितने भी इस देश के अंदर क्षेत्रीय दल हैं, तो चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे गोवा की पार्टी हो, तो चाहे बीजू पटनायक जी की पार्टी हो, जितने भी इस देश के अंदर हैं, चाहे हरियाणा में अगर आप चले जाइए तो चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार, तो ये सब परिवारवादी जो राजनीतिक दल है, यहाँ कार्यकर्ता केवल काम कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो काम करते करते वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर भी पहुंच सकता है और देश की जनता का नेतृत्व कर सकता है। प्रयागराज के जो निकाय चुनाव है उससे संबंधित बड़ा रोचक तथ्य है कि इसकी जो खर्च की सीमा थी वो लगभग 40 लाख थी और अगर मैं सही हूँ तो आपका चुनावी खर्च 20 से 25 लाख रुपए, 27 लाख रुपया, 27 लाख मेरा चुनाव का। चुनाव तो हमारे कार्यकर्ताओं जनता ने चुनाव लड़ा, मुझे पता ही नहीं चला चुनाव कैसे हो गया, सामान लग गया, कार्यकर्ता लग गए और उन्होंने सेवा करने का अवसर नहीं दिया। सर क्लीन, ग्रीन एवं स्मार्ट होम और 40 करोड़ लोगों के आने की अपेक्षा है 2025 में, इतना बड़ा प्रबंधन कैसे संभव होगा?
लेकिन प्रयागराज के किसी भी सामान्य नागरिक से भी पूछिए अगर ये सवाल, तो हंसते हंसते वो जवाब देता है कि इतना जो व्यापक व्यवस्था होती है उसका मूल कारण ये प्रयाग की जनता भी इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में शासन का सहयोग करती है। इसलिए केवल ये प्रशासन के काम हो जाता ऐसा नहीं, पूरे प्रयागराज की जनता भी इसमें सहयोग देती है। भीड़ प्रबंधन के साथ साथ, यात्रियों की सेवा के साथ साथ, और सरकार जब से लोग तो बचपन से जब से होश संभाले तब से देख रहे हैं, समाज पूरी तरीके से खड़ा होता है, यात्रियों की मदद करता है, यात्रियों को सही राह बताता है, यात्रियों की सेवा करता है, यहाँ तक कि अपने घर को भी खोल देता है। एक समय 1987-88 का देश मुझे याद आ रहा है, उस समय मौनी महोत्सव के दिन बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, यही से पूरा मुख्य वापसी का मार्ग है, और ये सड़क पर केवल लोग ये दिखाई पड़ रहे हैं। सब लोगों ने अपना घर खोल दिया, सब मेरा घर निर्माण देखिए करता, सब पूरा प्रयाग की जनता ने अपना घर खोल दिया और सब लोगों को सेवा किया। ये जो भाव है, ये भीड़ प्रबंधन के साथ साथ, यात्रियों की सेवा के साथ साथ, और सरकार ने 2019 का चुनाव में देखा, ये देश के अंदर, दुनिया के अंदर मैसेज किया कि स्वच्छ वातावरण में इतनी बड़ी आबादी का विचरण कहीं अगर संभव है तो प्रयास करते हैं। इस नाते उसी प्रकार की व्यवस्था इस बार बनाई जा रही है। सारी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, मेला क्षेत्र में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है, मेला क्षेत्र की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, और जहाँ तक आपने कहा कि ग्रीन फूड, उसके लिए पिछले साल से ही नगर निगम के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुआ। पिछले वर्ष में 1,19,000 पेड़ हम लोगों ने लगाए थे, और आज वो 1,19,000 पेड़ चिंतन बन गए हैं। नदी की संख्या में 54,000 पेड़ चकबंदी में लगाए थे, वो भी जंगल बन गए। 2 लाख पेड़ इस शहर के चारों तरफ लगे। मेला प्राधिकरण के द्वारा काम पेड़ लगना प्रारंभ हो गया है, पूरी तरीके से हरियाली आपको इस मेले के दौरान दिखाई पड़ेगी। 2 लाख पेड़ लगाने का शिलान्यास ये अभी यूपी में बिहार में वो भी प्रारंभ हो गया है। 28 लाख टन कूड़ा विरासत में हमको मिला है, और शासन के सहयोग से अनेक नई प्रणाली के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ कूड़ा प्रबंधन के प्रोजेक्ट बसुआत प्लांट में लगाए गए हैं। उसके कारण लगातार कूड़े का निस्तारण हो रहा है। जो जमीन खाली हो रही है उसमें भी 54,000 पेड़ 9 तारीख को लगाने जा रहे हैं। तो कई लाख पेड़ों का लगना प्रयागराज के लोगों के लिए सुखद अनुभूति है। आज लोग उस जंगल में घूमने के लिए जा रहे हैं। कार्यक्रम की बैठक भी उस समय का जंगल में किया। तो लगातार नगर निगम महानगर की हरियाली के लिए प्रतिबद्ध है, और सभी माननीय पार्षदों के प्रयास से भी हर वार्ड में 100 पेड़ लगाने का एक संकल्प, एक लक्ष्य को भी दिया गया है, इनके माध्यम से लगा। आपने जन भागीदारी की बात है, इस बार मीडिया रिपोर्ट से भी कहती है कि ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होगा मेले के प्रबंधन में। तो सर, आपको क्या लगता है कि जनता इसके लिए तैयार है, और तैयार नहीं है तो प्रयागराज की जनता को तकनीक के रूप में मजबूत होने के लिए कैसे तैयार है? क्योंकि सरकार ने सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया है, और इसलिए कई बैठकें यात्रियों सुरक्षा को लेकर के हो चुकी है। ड्रोन से और अन्य तकनीक के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से, और प्रयागराज के लोगों को इससे जोड़ना, उसके लिए जनजागरण अभियान, छोटी छोटी गोष्ठियाँ, सेमिनार, सारे व्यापार मंदिरों को, तमाम जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं, अनेक जो हमारे विद्यालय हैं, उन सब को जोड़ करके एक जागरूकता अभियान भी। ये बरसात का महीना है, जैसे कम होता है
रात महीने भर जैसे बरसात की कमी आती है, उसके बाद लोगों को जागरूक करने का एक व्यापक अभियान शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, के द्वारा आयोजित किए गए। मेरा एक प्रश्न सर शहर के स्मार्ट सिटी मॉडल को लेकर है। कुछ जगहें अभी भी ऐसी हैं जहाँ सर कूड़े का जो प्रबंधन है या सड़क की जो बनावट है, नालों की बनावट है, वो स्मार्ट सिटी के पैमानों पर खरी नहीं करती। तो सर इतने कम समय में और उनके बाद भी ऐसी क्या योजनाएं हैं जिनके माध्यम से प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है? देखिए, अभी तो मेले के दौरान जो विकास के काम हो रहे हैं, अभी 10 दिन पहले बैठक माननीय विकास मंत्री के साथ में, उसको मैंने विषय भी रखा था कि चीजें तो बहुत बन जाएंगी, सड़क बन गए, पार्क बन गए, चौराहे बन गए और नई नई चीजें निर्मित हो गई, घाट बन गए, लेकिन ये रख रखाव की व्यापक व्यवस्था न होने पर 2-4 साल के बाद न उसी तरह से इस बार इस सुझाव को माननीय विकास मंत्री जी ने तो महसूस किया, माना भी, और एक ऐसे फंड की भी व्यवस्था कर रही है ताकि इन चीजों को लगातार उनकी मरम्मत के साथ साथ, उनके रखरखाव के साथ साथ उनकी सुरक्षा की भी व्यापक व्यवस्था की जाए। और रख रखाव के अभाव के कारण जितना पैसा लगता है वो शीघ्र खराब होता है। स्मार्ट सिटी का जहाँ तक विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही रचनात्मक सोच रही है कैसे हमारा शहर विश्व स्तरीय बने, यहाँ पर सारी बुनियादी सुविधाएं, लोग स्मार्ट हो, तकनीक से जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान कर सके। उस दिशा में नगर निगम निरंतर प्रयास कर रहा है। हमें लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए आज जो हमारी टैक्स की व्यवस्था है वो ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था है। हमें नगर निगम में एक नया भवन बना जहाँ पर एक पूरी शिकायतों का पूरा वहाँ पर मॉडल तैयार है, जहाँ जिस विभाग से संबंधित शिकायत आती है वहाँ से वो संबंधित विभाग में जाती है, उसके समाधान का प्रयास कराने के लोगों को भी स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा समय समय पर गोष्ठी, सेमिनार, इस प्रकार का आयोजन कर रही है। स्मार्ट सिटी के द्वारा इस शहर को बहुत प्राप्त हुई। हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी के द्वारा एक लगभग 5000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इसमें प्रयागराज की चर्चा भी हुई, तो मेला, मान मेला, लोग मेला, भगवान की चर्चा, भागवत की चर्चा, गीता की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा, पुराणों की चर्चा, पानी की चर्चा, ज्योतिष की चर्चा, यही होता है। ये बराबर कंटिन्यूस है। तो उस प्रकार का कोई यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर नहीं था। 5000-10,000 लोगों के साथ चर्चा करें तो स्मार्ट सिटी के द्वारा जो व्यापक विश्वविद्यालय में एक कन्वेंशन सेंटर बनता है जिसमें 5000 बैठने की क्षमता है और उनके आकार का बना है। साथ ही साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जो मूवमेंट चलाया उसको भी आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक हॉकी का एक एस्ट्रोटर्फ लिमिटेड बना है, उसका भी शुभारंभ हो गया है। उसमें भी खेलों बच्चों का आयोजन। स्मार्ट सिटी एक बरसाना पार्क बनाया है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार कार्य उपलब्ध। इसी के साथ साथ स्मार्ट सिटी के द्वारा ही जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं उनके उत्साह के लिए मूक बधिर विद्यालय में एक सुंदर पार्क बनाया जाए जो इस आंसर से चलेगा और बहुत आधुनिक तकनीक के द्वारा बनाया जा रहा है। बड़ी अच्छी लागत से वो भी निर्माण स्मार्ट सिटी में निराला आर्ट गैलरी में जो अनेक रंग मंच के जो हमारे कलाकार हैं उनको भी प्लेटफॉर्म मिले। उसके लिए निराला आर्ट गैलरी में बहुत सुंदर रंग मंच का भी, हाट का भी बना है जिसमें अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम वहाँ पर समय समय पर होते हैं, हाट बाजार लगते हैं, सिर्फ मेले लगते हैं। इससे हमारी भी जो परंपरागत जो हमारे जो रोजगार है जिससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी प्लेटफॉर्म मिलता है। स्मार्ट सिटी आप देखेंगे सभी पार्कों में झूले इत्यादि के माध्यम से, ओपन जिम के माध्यम से
साहित्य के माध्यम से अनेक प्रयास से लगातार शहर के लोगों को स्मार्ट बनाने का प्रयास कर रही है। ये बात ठीक है कि अभी हम 100% इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा प्रयास है, हमारे नगर निगम का प्रयास है, हमारे शहर की जनता का प्रयास है, बहुत जल्दी हम सरकार की इस मंशा के अनुरूप हम लोग प्रयास को एक स्मार्ट शहर बना करके इसको एक वैश्विक आकार देने का काम करें। मध्य प्रदेश का एक शहर और दिल्ली राजधानी है इंदौर, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में पिछले 3-4 वर्ष से पहले स्थान पर आ रहा है पूरे देश में। वहां से पुलिस अधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक लोग पहल नहीं करते तब तक किसी भी शहर को स्वच्छ बनाना थोड़ा दुर्लभ कार्य है। तो सर, आपको क्या नहीं लगता कि हमारे प्रयागराज के लोगों को एक स्टेप और थोड़ा जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान जैसा कुछ चलाने की आवश्यकता है? हाँ, सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रयागराज लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है और इस कारण गंगा टाउन सिटी में प्रयागराज को पूरे देश के अंदर दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महामहिम राष्ट्रपति प्रयागराज की जनता को मेरे माध्यम से सम्मानित करने का काम है। लोगों को अधिक से अधिक स्वच्छता से जोड़ने के लिए, स्वच्छता को एक पर्व के रूप में समाज में स्थापित करने के लिए मैंने कुछ प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे हमारा सफाई कर्मचारी सुबह जब सफाई करके चला जाता है, लोग अगर जागरूक नहीं होते हैं तो फिर कूड़ा फैला देते हैं, फिर कूड़ा फेंक देते हैं। यदि लोग अगर जागरूक होंगे तय समय पर तय स्थान पर वो कूड़े का हिसाब करेंगे। समाज अभी पूरी तरीके से दिशा में जागरूक नहीं हुआ। समाज को इस स्वच्छता के मार्ग से जोड़ने के लिए मैंने एक प्रयास प्रारंभ किया है, घर घर रंगोली अभियान। समाज कैसे जुड़ेगा, समाज कैसे जागरूक होगा। अभी चूंकि शहर में पूरी तरीके से निर्माणाधीन शहर है, चारों तरफ सड़कें खुली है, नालियां बन गई, नाले बन गए, पार्क बन गए और आधा शहर अभी एक प्रकार से निर्माणाधीन है। जैसे ही बरसात के बाद यह शहर हमारा बन करके तैयार होगा तो लोगों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए घर घर रंगोली अभियान प्रारंभ करेंगे। जो सुबह सफाई कर्मचारी सफाई करके चला जाएगा तो घर की महिलाएं बेटियां अपने घर के सामने अपने दरवाजे पर छोटी सी रंगोली बनाएंगे। जब रंगोली बन जाएगी तो दूसरा व्यक्ति उस स्वच्छ स्थान पर गंदगी करने का प्रयास नहीं करेगा। उसकी मानसिकता उस प्रकार की बन जाएगी कि साफ है, इसको साफ ही रहेगी। अब कैसे हर व्यक्ति रंगोली बनाए, कैसे हर महिलाएं और बहनें इस अभियान से जुड़े। हमारे यहाँ जितनी प्रयागराज के अंदर जितनी बालिकाओं के विद्यालय हैं, उन सब के यहाँ उन सभी विद्यालयों में स्वच्छता प्रतियोगिता रंगोली स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, चित्रकला प्रतियोगिता का, और उस चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बालिकाओं को जोड़ने का काम होगा। खेलो प्रयागराज के माध्यम से जो 5000 नौजवान इस खेल अभियान से जुड़े थे, उन नौजवानों के माध्यम से जन जागरण रैली, सभी व्यापार मंडलों में प्रतियोगात्मक भावना, जो व्यापार मंडल स्वच्छता में सहयोग करेगा उसको नगर निगम की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार का अभियान प्रारंभ करके हर व्यक्ति को स्वच्छता के मार्ग से जोड़ना और स्वच्छता को एक उत्सव के रूप में समाज के बीच में स्थापित करना। इसके साथ ही साथ कैसे स्वच्छता को लोग को लेकर के प्रतियोगात्मक भावना सभी जनप्रतिनिधियों के अंदर बढ़े। सभी हमारे माननीय पार्षद स्वच्छता को लेकर के और समाज को जोड़ने के लिए जागरूक। हमने उसमें भी प्रयागराज स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान भी प्रारंभ होगा। जो वार्ड स्वच्छता में प्रथम आएगा, जिन वार्डों में रंगोली बनाने वालों की संख्या अधिक होगी, उन वार्डों में 10 लाख रुपए के बुनियादी विकास के काम अतिरिक्त कराए जाएंगे। जो सेकंड आएगा उसमें 7.5 लाख रुपए के बुनियादी काम विकास कराया जाएगा। जो थर्ड आएगा उसमें इन वार्डों में 5 लाख रुपए के बुनियादी काम, सड़क है, नाली का उसको बनवाने का काम। इसके साथ ही साथ हर महीने जो हमारी बहनें हमारी महिलाएं रंगोली बनाएंगी, तो ऐसे प्रत्येक वार्ड के 50 परिवारों को भी सम्मानित करने का काम होगा हर महीने। अब 50 परिवार अगर एक कार्यक्रम के तहत स्वच्छता को लेकर के सम्मानित होगा
तो दूसरा परिवार भी आकर्षित होगा कि हमें भी स्वच्छता में सहयोग देना है, उनको पुरस्कार मिला है तो हमको भी पुरस्कार मिले। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से प्रत्येक परिवार को स्वच्छता से जोड़ने का एक प्रयास आगामी 1 महीने के बाद करेंगे। पूरा रोड मैप इसका बन चुका है, इसमें मीटिंग भी हो चुकी है और नगर निगम कार्यकारिणी की और सदन की बैठक में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। तो आप राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे। 6 दिसंबर 1992 से भाजपा शौर्य दिवस योजना मनाती है। तो सर, बतौर कार सेवक और फिर इतने लंबे समयावधि के बाद मंदिर को मूर्त रूप लेते देखना, ये अनुभव कैसा था? मैं कहता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद के समय भी कहता हूँ कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों की जो पीछे की पीढ़ियाँ थी वो इतिहास पढ़ने का काम करती है। बाबा आया, खिलजी आया, अकबर आया, इस पर अंग्रेज आए, वो इतिहास पढ़ने का काम है और वर्तमान जो पीढ़ी है ये इतिहास लिखने का काम है। तो हम लोगों के जो भगवान श्री राम की कृपा से हम लोग इस आंदोलन में जुटे, जब हम लोग भव्य राष्ट्र मंदिर राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है, हम लोग को अपना जीवन सफल मानते हैं। हम लोगों का जीवन, हम लोगों को इस धारा पर आना सफल हो गया। 550 साल के संघर्ष को सफलता के पायदान तक ले जाने में हम लोगों की भूमिका रही। ये हम लोगों के लिए एक गौरव है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 35 से उसको भी हम सब लोगों ने, हमारे आने वाली पीढ़ियां जो होगी वो कहेंगे कि जब इस देश के अंदर भगवान राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे चाचा ने प्रतिभाग किया था। यह गौरव हम लोगों को प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से। राष्ट्रवाद की जो विचारधारा संघी शाखाओं से मिला, जो संस्कार मिला, हम लोगों की सेवा करने का भाव जो मिला, ये हम लोगों को एक प्रकार से गर्व की अनुभूति कराती है। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी से भी जोड़ती है कि जो गौरव हमारे देश का इस समय बढ़ा, सामाजिक समरसता की स्थापना हुई, वो और बढ़ा है और मजबूत, क्योंकि देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें आज हैं जो समाज का विभाजन करना चाहते हैं। तो समाज के विभाजन के माध्यम से भारत को कमजोर करना चाहिए, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। अभी इस चुनाव के दौरान वो टुकड़े टुकड़े गए, कुछ मामूली तौर से सफल हुए, समाज का कुछ विभाजन करने में सफलता प्राप्त की और 1-2 महीने के अंदर में ही उनका वो स्वरूप दिखाई पड़ने लगा। समाज एक बार पुनः महसूस करने लगा है कि ये जो जाति के आधार पर राजनीतिक दल समाज का विभाजन करते हैं, वो केवल और केवल इस देश को कमजोर करने वाले, इस देश की संस्कृति परंपरा मान्यताओं को समाप्त करने वाले हैं। और इसलिए वर्तमान दौर जहाँ पर आनंद का की अनुभूति कराता है, राम मंदिर के रूप में, धारा 370 के समापन के रूप में सामाजिक समरसता स्थापित होती है जो देख रहे हैं, साथ ही साथ एक चुनौती भी हम लोगों सामने है कि जैसे जैसे देश हमारा सांस्कृतिक रूप से एक हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर जातिवाद था, क्षेत्रवाद था, भाषावाद था, इस कारण देश कभी स्व की सत्ता होने के बावजूद भी कभी एक नहीं हो पाया। दक्षिण में भाषा का विवाद, आप महाराष्ट्र चले जाइए तो वहां पर भाषा का विवाद था, 14 जाति में विभाजित हो चुके थे। एक गाँव खड़ा बिरादरी का, एक गाँव खड़ा बिरादरी का, स्व की सत्ता होने के बाद भी एक सामाजिक समरसता के आधार पर समाज का निर्माण नहीं हो पाया। ये चुनौती थी इस देश की, और इसी आधार पर वो कहते भी थे, वो भारत के दुश्मन जो विचारधारा के लोग थे, वे कहते भी थे कि भारत ज्यादा दूर तो बाजार नहीं रह पाएगा, भारत की ना पुनः बिखरेगा। और उसी आधार पर वो नारा लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े में, क्योंकि जानते थे कि समाज का ताना बाना एक नहीं, जातियों में बटा हुआ है, विभाजित,
जब चाहेंगे हम इनको तो वोट करने की। लेकिन मोदी जी के आने के बाद समाज समरस हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रयाग में सफाई कर्मचारियों को पांव पखा करके देश के लोगों को संदेश देने का काम किया कि समाज के सभी वर्ग एक दूसरे के सहोदर बहन भाई, सबका सम्मान है। तो आज सामाजिक समरसता मजबूत हुई, प्रगाढ़ हुई। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग जो केवल अपने परिवार को राजनीतिक करना चाहते हैं, उनके झूठे प्रचार के कारण कुछ भटकाव हुआ है। अभी बिखराव नहीं कह सकते, कुछ भटकाव हुआ है। समय रहते इस चुनौती को भी हम लोग स्वीकार करते हुए समाज को और मजबूत करने के लिए और प्रगाढ़ करने के लिए और संकल्प बनाने के लिए हम सब लोग पूरी करने का अंतिम 2 प्रश्न। आप जब विभाग का पार्षद का कार्यकाल था तब मिनी सदन में आपने वंदे मातरम गाए जाने की शुरुआत कराई थी। उस घटना के बारे में कुछ बताइए। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निर्माण और मजबूत हुआ। मुझे याद है कि उस समय हमारे 2017 के पहले और 2014 के पहले प्रयागराज में पार्षद के रूप में मैंने कसारी मसारी में एक जो यहाँ का बहुत बड़ा माफिया था, नाम उसने 50 हिंदुओं के मकान को स्वयं की बुलडोजर से गिरा दिया। पूरे समाजवादी पार्टी की सरकार, इलाहाबाद का प्रशासनिक सिस्टम मौन, पॉलिटिकल सिस्टम मौन। उस समय मैंने उसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया। नगर निगम की सदन में उसके खिलाफ उनका प्रस्ताव ले आया। वहाँ की जद्दोजहद हुई, वहाँ जो हंगामा हुआ, वहीं से मुझे और ऊर्जा मिली। फिर मैंने प्रस्ताव दिया कि सदन की बैठक से पहले वंदे मातरम का गायन हुआ और सदन पर राष्ट्रगान हुआ। उसमें बहुत विवाद हुआ और बहुत हंगामा हुआ। तत्कालीन महापौर सदन को स्थगित करके वापस चली गई। फिर बाद में सदन प्रारंभ जब हुई तो फिर हमने, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के मात्र 12 पार्षद और आप समझिए 58 पार्षद शुरू हुए। लेकिन उन 12 पार्षदों ने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखी और जब तक वंदे मातरम का गायन नहीं हो तब तक कोई सदन चलेगा। फिर वो प्रस्ताव पारित हुआ, वंदे मातरम का गायन कराना हुआ राष्ट्रगान। ये मुझे एक बात और याद है, लोकसभा के अंदर जब वंदे मातरम का गायन हो रहा था तो एक समाजवादी पार्टी का सांसद था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो उठ करके चला गया। वो दृश्य भी मुझे उस समय वो भी याद नहीं हुआ। हाँ, वर्ग कोई वर्ग करके सांसद था। तो जो जिस वंदे मातरम के गायन से इस देश के नौजवानों की बाहें की जाती, रोए रोए खड़े हो जाते हैं, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर का भाव प्रकट हो जाता है, उस वंदे मातरम के गायन से इनको बुरा लगे। जो भारत के विरोधी हो, जो भारत के दुश्मन हो, भले वो इस देश के अंदर रह रहे हैं, भले इस माँ भारती की मिट्टी का अन्न खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारत के नहीं। इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम इतना लाचार था कि उनके लिए इस देश के संविधान को बदल दिया जाता। जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उनके बाप दादाओं ने इस देश के उन दुश्मनों के लिए संविधान को बदलने का काम, एक बार नहीं कई बार आपातकाल लगा करके संविधान की प्रस्तावना को परिवर्तित करने का काम, धर्मनिरपेक्षवाद गढ़ करके एक ऐसा विषय खड़ा किया जो भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा बाधक बना और उसकी व्याख्या भी नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की। तो इस तरीके का षड्यंत्र करके इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ लोग कहते हैं, महसूस भी करते, मैं भी महसूस करता हूँ। स्वा का शासन 1947 में गिर जाता, लेकिन स्वा की संस्कृति पर हमले उसी प्रकार से 47 के बाद होते रहे।
अगर अटल जी का 6 वर्षों का कालखंड निकाल दिया जाए और यह 10 वर्ष का कालखंड निकाल दिया जाए, तो आप बताइए इस देश के अंदर हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया कौन रहा? इस देश के पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने जब कहा, पाटिल जी महाराज ने कि गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए, हजारों साधुओं के ऊपर गोलियां चलाने लगा। इस देश के संसाधन की पहला अधिकार मुसलमानों का, कहाँ ले जा रहे थे? और वो लोग आज एक बार पुनः झूठ फैलाकर समाज का विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको अपने बाप दादाओं को खुश करना है, जिनकी कोई जाति नहीं। जैसा सदन में हम सब लोगों ने देखा, वो जाति गंगा के आधार पर भी समाज का विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक अराजक शक्ति है, और जब तक इस अराजक शक्ति को नेस्तनाबूद भारत का नौजवान भारत के लोग नहीं करेंगे, तब तक इस देश के अंदर इस प्रकार की शक्तियां समय समय पर समाज का भेदभाव करने की शक्ति। मेरा अंतिम प्रश्न सर, जितने भी आपके साक्षात्कार देखे, जितने भी आपके आपसे संबंधित समाचार सुने, उसमें सर एक बात थी, कोई भी शुभ कार्य होता है, जब कोई सफलता होती है, और जब आप महापौर के तौर पर चुन कराए जाए, प्रतिनिधि के तौर पर चुन कराए, तो आप लेटे हनुमान नगर कोतवाल लेटे हनुमान जी और या काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अवश्य करते हैं। बात सही है कि हम लोग रोज हनुमान जी महाराज और गंगा चरणों में प्रणाम करने के लिए हम लोग जाते हैं, और आज जो कुछ भी हो, जो कुछ भी शक्ति है, सामर्थ्य है, समाज में सेवा करने का जो उनके अंदर भाव जागृत हुआ है, वो मेरे महाराज मुन्ना नायक का मेरा लोगों का इसमें अपने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्कार उसी प्रकार सब कार्यकर्ताओं का, इसलिए कोई भी काम तभी सफल भी होता है जब ईश्वर का आशीर्वाद उसको होता है। अगर ईश्वर के आशीर्वाद से कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस नाते हम लोग जो कुछ भी करते सब करके सामने बात को महापौर की कर देते हैं, भाई सब आगे सारा हिसाब किताब है, तुम अच्छा कर रहे हो, इसी भाव से काम करने सके। बस यही माँ गंगा और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि भारत अपना आगे बढ़े, सभी लोगों का विकास हो, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान जो बढ़ा और विराट हो, पूरी दुनिया के अंदर आज आप देख रहे हैं चारों तरफ अशांति, दुनिया बारूद की ढेर में बैठी है। अब इससे धरती को, जिसको भारत के लोग अपनी माँ कहते हैं, इसको कोई अगर विचार बचा सकता है तो केवल भारत का विचार बचा सकता है। दुनिया की किसी संस्कृति के पास इतनी बुरा सोच नहीं है कि ये संपूर्ण विश्व के बारे में सोचे, उसके संवर्धन, उसके संरक्षण के बारे में सोचे। हम तो 3 घंटा भगवान भोलेनाथ का सिंगी पकड़ करके बुद्धाभिषेक, जलाभिषेक और करने के बाद भी प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, ये कामना करते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। तो 3 घंटे पूजा पाठ करने के बाद भी, आरती करने के बाद प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, तो ये जो विचार है भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने जो भारत के जीवन को दिया, दुनिया के किसी पंथ में नहीं है, दुनिया के किसी देश में नहीं है। अंततः जब बारूद से, बमों से दुनिया उड़ जाएगी, तो स्वतः वो भारत के साथ, क्योंकि शांति उसको यही मिली, इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद।